हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए सेट नेट जेआरएफ के प्रीवियस पेपर्स के सीरीज़ का एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं। वो पेपर्स आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहां पे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट, एल सेट एंड नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पे आपको पेपर 1 के वीडियोस मिलेंगे और उसके अलावा पेपर 2, अगर आप से किसी को एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा PDF फाइल्स आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF फाइल्स देख लीजिए। और पेपर्स भी जब यहाँ पर डिस्कस करता हूँ वो PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और ये पेपर भी वीडियो के बाद वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये सेट नेट का जनरल पेपर है। ये पेपर की इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे, तो हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन भी करूँगा जहाँ पर मुझे लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपकी वो क्वेरी दूर करने की कोशिश करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश वहाँ पे करूँगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ह्यूमिडिटी इन द एयर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी पार्ट, डिक्रीज एयर टेम्परेचर। जो ह्यूमिडिटी एयर में होती है उससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद भी आंसर देने की ट्राई कीजिए और फिर लास्ट में देखिए कि आपने कितने सही किए हैं। उससे आपको अपने प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाता है और खुद को एनालिसिस करने का मौका आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है, हु डिस्क्राइब्ड डैम्स एज पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट। किसने कहा ये? इसका आंसर है डी पार्ट, यानी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन फॉल्स है? इन सारे ऑप्शंस को आप पढ़िए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। ये इसमें फॉल्स है, क्योंकि वो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो उनको नुकसान ही पहुंचाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ देखिए, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। ये लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट सेकंड है, इनको आपस में मैच कीजिए। जब आप मैच करेंगे इसको, फिर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कोड्स में, आपको देखना है कि कौन सा कोड इसका सही आंसर लगता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और मैच कीजिए, खुद भी ट्राई कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को NTA ने रिजेक्ट किया था क्योंकि इसके ऑप्शंस गलत थे। तो इसके सही ऑप्शंस क्या है मैं आपको पहले वो बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसके ऑप्शंस गलत हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर साइलेंट वैली है, इसका जो आंसर है वो केरला है, यानी इसका C आ जाएगा, ये सही है। ये 1973 में हुआ था आंदोलन। उसके बाद जो एपिको आंदोलन है ये हुआ था कर्नाटका में, 1989 में हुआ था। तो दूसरे को A आ जाएगा, ये सही है। उसके बाद जो थर्ड है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या सरदार सरोवर मूवमेंट हम इसको कहेंगे। ये हुआ था 3 स्टेट्स के बीचों बीच जो रिवर चलता है जिसको कहते हैं नर्मदा रिवर, वहाँ पर डैम बनाने के लिए जो मूवमेंट चलाई गई थी तो उसको कहा जाता है सरदार सरोवर मूवमेंट, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर उन 3 स्टेट में से एक ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो हम इसको इससे मिला देते हैं, तो इसको हम सही मानते हैं। उसके बाद जो हमारा एक बचता चिपको मूवमेंट, उसका एक्चुअल जो आंसर है वो है उत्तराखंड। यहाँ पर उन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश, तो ये उसका गलत है। तो आपने देखा एक को C आएगा, तो A को C यहाँ पर है,
दूसरे को ए आएगा तो वो यहाँ पर है। तीसरा जो है चिपको मूवमेंट उसको एक्चुअली उत्तराखंड आएगा, यहाँ पर उन्होंने डी दिया हुआ है तो ये फ़िलहाल गलत है। उसके बाद जो सरदार सरोवर मूवमेंट है उसको बी आएगा, ये भी सही है। तो ये जो एक इन्होंने यहाँ पे गलत हो गया था इसलिए एंटी ए ने उसको फिर रिजेक्ट किया था क्योंकि इसके ऑप्शन से गलत हो गया था उनको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इनके ऑप्शंस आप याद रखिए, तो हो सकता है कि आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल इसका एक्चुअल आंसर कोई नहीं है इन ऑप्शन में से। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द वर्ड इकोसिस्टम वाज क्वाइनड बाय, किसने इकोसिस्टम वर्ड क्वाइन किया था? इसका आंसर है डी पार्ट ए जी टेंसले। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द कॉम्प्रहेंसिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया केम इनटू बीइंग इन द ईयर, आपको बताना है ईयर के किस ईयर में ये हुआ था। इसका आंसर है सी पार्ट 1972। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ डायनामिक अप्रोच टू लर्निंग एम्प्लाइज, ये पहला यूनिट जो है उससे क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑप्शन देखकर बताना है कि क्या इसका सही आंसर है। इसका आंसर है बी पार्ट, द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, तो उसको हम डायनामिक अप्रोच कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए स्टूडेंट हु सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग फॉर व्हाट ही और शी लर्नर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इसका आंसर है डी पार्ट यानी एनालिटिक लर्नर। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बिलोंग्स टू द मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन से बिलोंग करता है? इसका आंसर है ए पार्ट, द टीचर कंडक्ट्स इवॉल्वेशन इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। ये हमने पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक पर वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी वुड बिलीव दैट, इसका आंसर है सी पार्ट, ऑल लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। ये प्रैग्मेटिज्म आइडियलिज्म ये सारे हमने पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप इस टॉपिक पर बेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल हम किसको कहते हैं? ये वेरिएबल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ये यूनिट 2 में आपको मिलेंगे, पूरे लिस्ट में आप जाइए। तो यहाँ पर आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये आपको डिटेलर मिलेगा प्ले लिस्ट में इस पर वीडियोस, तो आप ज़रूर वो एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। उसके बाद 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू माइक्रो टीचिंग, इनमें से कौन माइक्रो टीचिंग पर अप्लाई नहीं होता है? इसका आंसर है डी पार्ट, ए वेरी वाइड एंड लार्ज टॉपिक, वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक होता है, 10-15 मिनट तक का वो वहाँ पे टॉपिक आपको प्रेजेंट करना होता है, तो यहाँ पर इसका ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। इफ़ एनी पर्सन यूजेज ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स ऑफ naval authorities to falsely represent himself to be a naval officer, he or she shall be guilty of an offence under, इसका आंसर है बी पार्ट, ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट 1923। तो हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पर। एन एडिटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 of 2 of the Working Journalists Act, an editor may be retrenched from service with a notice period of, कितने महीनों तक उसको पहले नोटिस दी जाती है, उसके बाद उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है? इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट, 6 months। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेम द ऑफिशियल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, इसका आंसर है सी पार्ट, प्रसार भारती कॉरपोरेशन। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन, इंडियन प्रेस काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ, इंडियन प्रेस काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? इसका आंसर है डी पार्ट, यानी चेयरमैन एक और 28 अदर मेंबर्स।
इंडियन प्रेस काउंसिल, इसको याद रखिए। उसके बाद 17 क्वेश्चन, अंडर IPC 124A whoever by words either spoken or written brings hatred towards a government established by law in India is an offender under, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है सी पार्ट, सेडिशन। क्वेश्चन नंबर 18, in India whoever defames another person shall be punishable with, इसका आंसर आएगा डी, a simple imprisonment for 2 years or with fine or with both. Two statements A and B given below are followed by two conclusions, first and second. You have to consider the statements are true. Which of the given conclusions logically follow from the given statements? यहाँ पर दो statements, उसके बाद यहाँ पर conclusions भी दो दी हुई, आप दीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन फॉलो होता है और कौन फॉलो नहीं होता है। पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सम म्यूजिशियंस और सिंगर्स, हमको ये ट्रू मानना है। एक स्टेटमेंट है सम म्यूजिशियंस और सिंगर्स, और दूसरा कहता है कि ऑल सिंगर्स और डांसर्स। अगर आप इसको ये बना देंगे वेन डायग्राम, सम म्यूजिशियंस और सिंगर्स, ये म्यूजिशियंस हैं और ये सिंगर्स हैं, इतना तो हो गया, सम म्यूजिशियंस और सिंगर्स। दूसरा कहता है कि ऑल द सिंगर्स और डांसर्स, जो सारे के सारे सिंगर्स हैं वो डांसर्स हैं, मतलब इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ये हो गया डांसर्स। अब ये कहता है इसका कंक्लूजन, पहला कहता है सम म्यूजिशियंस और डांसर्स, क्या सम म्यूजिशियंस डांसर्स हो सकते हैं? हाँ, ये सही है, इसको हम मानते हैं, ये उसे इम्प्लाई होता है। दूसरा हम देखते हैं नो सिंगर इज़ म्यूजिशियन, क्या नो सिंगर म्यूजिशियन है? ये फॉलो नहीं होता है, ओनली फर्स्ट फॉलोवर्स। यहाँ पर देख लीजिए ए पार्ट कहता है कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोवर्स, तो यही इसका सही आंसर भी है। तो वेन डायग्राम पर आप वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको डिटेल्ड वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement is followed by two conclusions numbered first and second. You have to assume everything in the statement to be true. Then consider the two conclusions and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt. यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बाद आपको दो कंक्लूजन्स दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है इस स्टेटमेंट के बाद। पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एलोकेट ₹100 करोड़ ईच ईयर फॉर 5 years फॉर डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी 5 साल लगातार, यानी 5 साल में 500 करोड़ वो हो गया, किसके लिए? स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है, पहला कंक्लूजन कहता है कि 500 करोड़ सफिशिएंट नहीं है स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा कहता है कि 500 करोड़ एडिक्वेट है, यानी सफिशिएंट है, काफ़ी है डेवलपमेंट के लिए। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है इससे कौन फॉलो होता है, क्या फर्स्ट फॉलो होता है, सेकंड फॉलो होता है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे हम हर साल 100 करोड़ देंगे, यानी 5 साल में 500 करोड़ देंगे स्मार्ट सिटीज़ के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ए बी कि क्या ये काफ़ी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या ये सफिशिएंट हैं या नहीं है। जब ये खर्च हो जाएंगे तब पता चलेगा कि अगर वो सफिशिएंट थी तो ठीक है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ और फैसला कर सकती है, कुछ और भी पैसा दे सकती है या कुछ और उसके बारे में सोच सकती है। तो ए बी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि या तो वो सफिशिएंट हो सकते हैं, तो ये भी सही हो सकता है, और या तो वो सफिशिएंट नहीं होंगे, कहीं पर कुछ कमी रहेगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या सोचेगी वो उसका मामला है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो ओनली फर्स्ट तो नहीं हो सकता है, ओनली सेकंड भी नहीं हो सकता है, ये इसका सही ऑप्शन हो सकता है कि इफ़ इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोवर्स, यानी सी हो सकता है। सी कहता है कि अगर आपको लगता है कि या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है तो आप इस पर टिक
कीजिए। तो हमको लगता है कि फर्स्ट भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने 500 करोड़ से खर्च किए, हो सकता है कि ये काफ़ी हो जाएंगे, तब वो फर्स्ट सही है। अगर वो काफ़ी नहीं हुआ तो तब सेकंड सही है। तो फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21. The question below is followed by two arguments. Decide which the argument is strong and which is weak. Choose the correct answer from the given below. यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स दो दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शुड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। पहला कहता है कि नो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स आर नॉट इक्विप्ड विद द नेसेसरी एसेट्स टू एग्जीक्यूट सच प्रोजेक्ट्स। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं, वही ज़्यादा अच्छे से किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। तो इसलिए से जो फर्स्ट है ये स्ट्रांग नहीं है, ये यहाँ पर उन्होंने गलत कहा है। अगर हम दूसरे की बात करेंगे ये कहता है कि हाँ ये देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अक्सर चलाते हैं प्राइवेट सेक्टर ही। लेकिन ये बात भी गलत है, क्योंकि अक्सर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं चलाते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट चलाता है। तो ये भी गलत है, ये भी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नेदर आर्गुमेंट फर्स्ट नॉर आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, कोई भी इनमें से स्ट्रांग नहीं है। 22 पर चलते हैं। इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तब कौन सा इनमें से फॉल्स होगा। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है, हमने वो डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सर्च कीजिए। जैसे एंड नेट के नाम का जो लिस्ट है, तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मिल जाएगा, तो उसको वहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट अगर ये सही है तो कौन सा डेफिनेटली फॉलोस हो जाएगा। पहले आप इसको देख लीजिए कि ये कौन सा टाइप है। ये ए वाला स्टेटमेंट है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये ए वाला स्टेटमेंट है। अब कौन सा डेफिनेटली फॉलोस हो जाएगा। फॉलोस ये वाला स्टेटमेंट भी हो जाएगा, यानी जिसको हम कहते हैं कि ई वाला स्टेटमेंट, ये भी फॉलोस हो जाएगा। और उसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी फॉलोस हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी जो ओ वाला स्टेटमेंट होता है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा ई वाला स्टेटमेंट है और कौन सा ओ वाला स्टेटमेंट है। नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये ई वाला हो गया, तो ये भी इसका आ जाएगा। उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये आई वाला है, तो ये नहीं आ जाएगा। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये ओ हो गया, तो ये भी आ जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड बी पार्ट में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट अपोजिशन मैंने डिटेल आपको बताया है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप इसको देख लीजिए। उसके बाद 23rd क्वेश्चन, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स विच शोज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन एट द टॉप। जो यहाँ पर रिलेशनशिप है प्रोटोगोनिस्ट, कैरेक्टर, नीचे चार जो ऑप्शन है इनमें से आप बताएं कि कौन से पेयर ऐसे है जिनमें सेम ऐसी रिलेशनशिप है जो ऊपर वर्ड्स में है। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी बर्ड माइग्रेशन। उसके बाद हम चलते हैं 24 पर। देयर वर 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड एफ, everyone is good in one of the following games: baseball, volleyball, carom, hockey, TT, and polo. Each owns a different colored car: yellow, green, black, white, blue, and red. D plays polo and has yellow car. C does not play TT and hockey and owns neither blue nor yellow car. E has white car and plays baseball. B does not play TT. He has red car. A plays carom and has black car. Based on this information, answer the following question. ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। Which colored car F owns and which game F plays? ये जो पजल आपके पास है इसको आप सॉल्व कीजिए पहले, तो फिर आप
इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा सी पार्ट यानी ब्लू एंड टी। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दे दूंगा। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। 25 रिसर्च एथिक्स डज नॉट इंक्लूड, कौन उनमें से इंक्लूड नहीं होता है रिसर्च एथिक्स में। ये रिसर्च एथिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वीडियो आप देख लीजिए। इसका आंसर है यहाँ पर सब्जेक्टिविटी, वहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, ये रिसर्च एथिक्स में शामिल नहीं है। उसके बाद 26 पर हम चलते हैं। न्यूटन्स डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिलोंग्स टू, किससे वो बिलोंग करता है। इसका आंसर है ए पार्ट यानी फंडामेंटल रिसर्च हम उसको कहते हैं। उसके बाद 27 while sampling, if a researcher decides to interview every 15th name on a list, it is an example of, ये जो सैम्पलिंग टाइप्स हैं ये सारा हमने डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये सारे सैम्पलिंग के टाइप्स जो हैं इनको आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े हुए हैं। 28 हम देखते हैं। UGC insists on research papers to be published in journals with, जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए यूजीसी कहता है कि आपको कोई नंबर होना चाहिए, उस नंबर को हम क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ए पार्ट यानी ISSN नंबर उसको कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पर। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू, ये जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है ये सारा हमने डिस्कस किया है। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे आप इसके इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए और वहाँ पे आपको अच्छे से वही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट, द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। When the likely effects of an incident on a dependent variable are investigated, it is known as, इसको हम क्या कहते हैं। इसका आंसर है बी पार्ट यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये रिसर्च के टाइप्स जो हैं ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 31 पर। यूनिवर्सिटी न्यूज़ इज़ ए वीकली जर्नल ब्रॉट आउट बाय, कौन ये इसको ब्रॉट आउट करता है। इसका आंसर है सी पार्ट IAU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद हम चलते हैं 32 पर। नेम द डायरेक्टर ऑफ NAAC, दोस्तों ये पेपर 17 का है तो ये उसी की बात करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो इनमें से नहीं है और इस क्वेश्चन को हम स्किप भी करते हैं क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड होता है, ये चेंज भी होता है, ये हमेशा सेम नहीं रहेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक्सपेंड RUSA, रूसा जिसको कहते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप में से सबको ये याद होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं 34 पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, किस डेट पर इसको एक्सेप्ट यानी अडॉप्ट किया गया था। बी पार्ट 26 नवंबर 1949। उसके बाद हम चलते हैं 35 पर। हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसके अंडर हायर एजुकेशन आता है। ए पार्ट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यानी आपको ये भी पता होगा कि इसको हम कहते हैं कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, जिस पर दोनों की कमांड होती है, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी आता है ये। 36 पर हम चलते हैं। द हेड क्वार्टर्स ऑफ NCRI इज़ इन, कहाँ पे उसका हेड क्वार्टर है। सी पार्ट यानी हैदराबाद। उसके बाद जो 37 क्वेश्चन है। PDF इज़ एन एब्रीविएशन फॉर, PDF किसका शॉर्ट फॉर्म है। ये नाम तो आप अक्सर सुनते हैं और यूज़ भी करते होंगे, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पर एक ऑप्शन में है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट लेकिन यहाँ पर फाइल लिखा गया है, फाइल इसका सही आंसर नहीं है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर है और NTA ने इसको रिजेक्ट भी किया था इस क्वेश्चन को। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 4GB इज़ इक्वल टू, 4GB के बराबर होता है कितने बाइट्स 4G में आता है। सी पार्ट इसका सही आंसर है 2⁻32 बाइट्स, ये इक्वल होता है 4GB डेटा के। उसके बाद हम चलते हैं
39 VoIP मीन्स इसका क्या फुल फॉर्म है? ए पार्ट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। DNS मीन DNS का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका सही आंसर डोमेन नेम सिस्टम। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? दोस्तों ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो आगे कुछ दिन के बाद हम जब हम ये पढ़ेंगे ICT वाला यूनिट, तो वहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह से चेंज करेंगे, हम सारा पढ़ेंगे। अभी हमने इस पर नहीं कोई वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर आप इसका पहले आंसर कीजिए अगर आपने ये कहीं पे पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे इसको सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आएगा सी। उसके बाद हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पर। फायरवॉल मीन्स, फायरवॉल जो आपने नाम सुना होगा अक्सर, इसका क्या मतलब होता है? ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ए पीस ऑफ हार्डवेयर बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके बाद यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है जिसमें 43 से लेकर 48 तक क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हम पैसेज सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसेज होता है और ये एक ही बार सीखने पर पूरा नहीं आता है क्वेश्चंस, और पैसेज पर हमें बार बार बैक करना पड़ता है, तो इसलिए हम इन वाले क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप करते हैं। लेकिन मैं पेपर आपको PDF की सूरत में आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो आप वहाँ पर इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं। तो 48 क्वेश्चन तक हम स्किप यहाँ पर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। इफ़ 9 men and 12 boys can do a piece of work in 4 days and 4 men and 16 boys can do the same piece of work in 6 days, how long will 6 men and 24 boys take to complete the same work? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। टाइम एंड वर्क पर मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप टाइम एंड वर्क के टॉपिक पर वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की सोल्यूशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट मुझे कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी 4 days। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है, यहाँ पर उस जगह कौन सी टर्म आएगी? नंबर सीरीज पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वो वहाँ पर जाके देख लीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट 427। 51 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इन द कोड हाउस इज रिटन एज, हाउस को इस तरह से लिखा गया है। आपको बताना है कि अगर हम क्राउड को लिखेंगे एज ए सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करके, तो किस तरह से उसका कोडिंग बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको इस पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर H है, उसके बाद जो आया है I, तो इस तरह से यहाँ पर भी C के बाद क्या आता है? D आता है, तो हम लिखेंगे D। उसके बाद यहाँ पर O है, यहाँ पर लिखा गया है N, यानी एक वापस आना है। N के बाद O आता है, तो O से पहले N आता है। तो यहाँ पर दूसरा है R, R से पहले क्या आता है? R से पहले Q आता है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर था U के बाद आया है V, यानी U के बाद जो आता है V आता है। यहाँ पर थर्ड क्या है? O के बाद क्या आता है? O के बाद आता है P। तो अगर आप इतने में से देखेंगे D Q ये तो कट हो जाएगा, D Q P ये भी कट हो जाएगा। अब पहले दो ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पर पहले था S से पहले क्या आता है? R। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्या है? W से पहले क्या आता है? V आता है, तो V आ जाएगा। यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है। अभी लास्ट पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ E था क्वेश्चन में, तो F, E के बाद आता है F, तो इसमें D है लास्ट में। D के बाद क्या आएगा आपको? D के बाद E आएगा, मतलब ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। A पार्ट इसका सही आंसर है। तो कितना ईजी है, जब आप कोडिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं 52 पर। At what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be in opposite direction? 4 और 5 के बीच में किस टाइम पर हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं?
डी पर इसका सही आंसर हो जाएगा 54 एंड 6/11 मिनट्स पास्ट 4। उसके बाद 53% मिलते हैं ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड इन द कॉमन बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 5,000 फॉर 2 months, बी इन्वेस्टेड 6,000 for 3 months, and C invested 4,000 for 5 months out of a profit of rupees 960. A's share is, आपको बताना है कि ए को कितना मिलेगा अगर ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए बी सी अलग अलग पेमेंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग मंथ्स के लिए, तो ए को शेयर, ए का कितना शेयर मिल जाएगा। इसका आंसर है बी पार्ट यानी 200। उसके बाद 54 पर हम चलते हैं। The salaries of A, B, C are in the ratio 2:3:5. If the increment of 15%, 10%, and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? अगर उनके रेशो में इंक्रीज होता है तो कितना न्यू रेशो बन जाएगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये नहीं आया यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन इसको करूँगा। इसका आंसर है सी पार्ट 23, 33 एंड 60। हम चलते हैं 55 पर। दोस्तों नेट और सेट में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि 17 का क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने पेपर डिस्कस किया था 20 का और 18 का, वहाँ पे आपने देखा पे टोटल 50 क्वेश्चंस होते थे। वो 70 के बाद यानी 18 और 20 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। लेकिन 70 तक क्या पैटर्न था कि आपके पास 60 क्वेश्चंस होते थे और 60 में से आप कोई भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, आपको चॉइस मिलती थी। लेकिन फिर 18 के बाद ये चॉइस ख़त्म की गई है और ओनली 50 क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं और सारे के सारे आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसलिए 60 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर DI दिया हुआ है यानी टेबल है, इसमें 55 से लेकर 60 क्वेश्चंस के हैं, यानी जो लास्ट 5 क्वेश्चन जो यहाँ पर DI के हैं। यहाँ आप इसको देख लीजिए पहले टेबल को। गिवन बिलो इज़ अ टेबल शोइंग द परसेंटेज ऑफ टोटल 800 स्टूडेंट्स। 800 बच्चे हैं, उनके परसेंटेज यहाँ पर दी गई है और उनकी जो रैंकिंग है 5 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो भी यहाँ पर दी गई है। रैंक ए दी गई है जो कि हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टिविटीज़ हैं, ये 5 एक्टिविटीज़ हैं और ये स्टूडेंट्स की रैंकिंग दी गई है। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या बताता है कि रैंक फर्स्ट इज़ गिवन 5 पॉइंट्स, जिसको एक रैंक मिलती है उसको 5 पॉइंट्स हैं। रैंक सेकंड जिसको होती है उसको 4 पॉइंट्स है। रैंक थर्ड जिसका है उसको 3 पॉइंट्स है और रैंक 4 वाले को 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं और रैंक 5 को 1 पॉइंट्स दिया जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए ये रैंक्स इस तरह से जाती हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, विच एक्टिविटी हैज़ रिसीव्ड द हाइस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हाइस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को फिर से और यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट यानी डांसिंग। इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, तो मैं वहाँ आप इसको एक्सप्लेन करूँगा। 56 कहता है कि हाउ मनी स्टूडेंट्स गेव रैंक 4 टू सपोर्टर्स। इसका आंसर है ए पार्ट यानी 160। उसके बाद हम चलते हैं 57 पर। विच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज़ कंसिडर्ड द लीस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द एक्टिविटी विच रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कौन सी एक्टिविटी है बहुत सारे कम पॉइंट्स मिले हैं। सी पार्ट यानी सपोर्टर्स। 58. What is the ratio of the number of students who gave poetry a rank of first, second, and third to the number of students who gave debating a rank of third, fifth, and first? उन दो के बीच में आपको रेशियो निकालना है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को उनको कंपेयर करना है विद थर्ड, फिफ्थ और फर्स्ट से। इसका आंसर आपको आ जाएगा 61:53 यानी डी पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं 59 पर। What is the difference between the number of students who gave rank second to debating, जिन्होंने डिबेटिंग को रैंक सेकंड दिया है प्लस डांसिंग, एंड द स्टूडेंट्स हु गेव रैंक थर्ड टू सिंगिंग प्लस डांसिंग। इसका आंसर है 40 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 60 क्वेश्चन है, हाउ मनी स्टूडेंट्स गेव रैंक 1 टू डांसिंग, बी पार्ट इसका आंसर है 208। तो ये था नेट सेट पेपर
आज के स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। थैंक यू।